जी बेटा जी। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में हम क्लास 12th अकाउंट्स का जो हमारा शेयर्स का थ्योरी चल रहा है, थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं, वो बेटा जी आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। अभी इससे पहले बेटा जी, मैं जो इससे पहले वाली वीडियोस हैं उसमें आपको बता चुका हूं कि कंपनी किस तरीके से खुलती है और प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, पब्लिक कंपनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सब मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि शेयर क्या होता है। शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है? शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर अपने आप में एक यूनिट होता है और उस यूनिट का फिक्स प्राइस होता है। समझ गए? मान लीजिए, सपोज करिए, एग्जाम्पल से दोबारा बता देता हूं ताकि आपको याद आ जाए कि ए पार्टनर ने 1 लाख, बी पार्टनर ने 2 लाख और सी पार्टनर ने 3 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू किया पार्टनरशिप का। तो बिजनेस की टोटल कैपिटल है 6 लाख और उस 6 लाख में ए का हिस्सा 1 लाख है, बी का हिस्सा 2 लाख है, सी का हिस्सा 3 लाख है। अब अगर कोई आपसे कहे कि ये बताओ कि टोटल शेयर कैपिटल जो 6 लाख है उसमें ए का कितना हिस्सा है, तो आप कहोगे 1 लाख रुपए का हिस्सा है। मैं आपसे कहूं कि बताओ कि ए का कितना पार्ट है, तो आप कहोगे सर 1 लाख है। मैं आपसे कहूं टोटल कैपिटल में ए का कितना शेयर है, तो आप कहोगे सर टोटल कैपिटल में ए का जो शेयर है वो 1 लाख रुपए का है। तो यानी कैपिटल में जो शेयर है ए का, उसको हम उसका हिस्सा बोल रहे हैं। ऐसे ही बेटा जी, एक कंपनी के पास टोटल जितनी कैपिटल है उसमें जितने पैसे एक पर्टिकुलर बंदे ने इन्वेस्ट कर रखे हैं, मान लीजिए रिलायंस कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी की शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है और उसमें 1 लाख रुपए मैंने भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो बेटा, रिलायंस कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख है, उसमें मेरा हिस्सा कितना है सर? 1 लाख का। तो बताओ टोटल कैपिटल में मेरा कितना शेयर है सर? 1 लाख का। तो बेटा जी, पार्टनरशिप में पार्टनर का जब शेयर होता है तो उसे हम बोलते हैं पार्टनर। यहां पर अगर मेरा कंपनी में कोई हिस्सा होगा तो मुझे बोला जाएगा शेयर होल्डर। वहां पे पार्टनर ओनर होता था, यहाँ पे शेयर होल्डर ओनर होता है। समझ गए? तो शेयर की डेफिनेशन होती है कि शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। आ गई बात समझ में? तो मैंने आपको ये बता दिया कि शेयर की डेफिनेशन क्या है। शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल है। शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल है। अब बेटा जी, यहां पर क्या है, मुझे आपको आगे बताना है कि शेयर इज ए यूनिट। ये भी मैं आपको कल बता चुका था। शेयर इज ए यूनिट। शेयर एक यूनिट को बोलते हैं जिसका बेटा जी फिक्स प्राइस होता है। जिसका फिक्स प्राइस होता है। इसके अलावा बेटा जी, मैंने आपको बता दिया था कि शेयर्स कितनी तरह के होते हैं। बेटा जी, शेयर्स 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 बेटा जी, इक्विटी शेयर्स होते हैं। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स होते हैं। नंबर 2 बेटा जी, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, याद रखिएगा। तो शेयर्स 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है बेटा जी? तो जैसे शेयर की डेफिनेशन होती है, ऐसे ही शेयर की भी अपने आप में एक डेफिनेशन है। डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बेटा जी। पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, शेयर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। अब बेटा जी, ये डिविडेंड होता क्या है? मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया बिजनेस करने के लिए। बेटा, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो क्या बैंक मेरा रिश्तेदार है? क्या बैंक मुझे फ्री में लोन दे देगा? नहीं सर, बैंक हमारा रिश्तेदार नहीं है, बैंक हमें फ्री में लोन नहीं देगा। तो बेटा, बदले में मुझे बैंक को उसके लोन के बदले में क्या देना पड़ेगा सर? आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा जी समझिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको शेयर बता दिया है, कैपिटल का मतलब आप जानते हो, तो मैं अब आपको यहाँ पे 2 चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि शेयर कैपिटल क्या होती है और डिविडेंड क्या होता है। मान लीजिए बेटा जी, पप्पू चुन्नू मुन्नू की कंपनी है, उस कंपनी ने बाजार में 1 लाख शेयर इश्यू किए। इश्यू का मतलब होता है बेचना। पप्पू चुन्नू मुन्नू की कंपनी ने 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले बाजार में बेचे पब्लिक को। तो 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले थे, तो बताओ कितने रुपए की शेयर बेच दिए सर? 10 लाख रुपए के शेयर बेच दिए। पप्पू चुन्नू मुन्नू की कंपनी ने बाजार में 10 लाख के शेयर बेचे और वो जो 10 लाख रुपए आए, पप्पू चुन्नू मुन्नू की कंपनी ने वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया।
क्या कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो बेटा जी जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं सर, कैपिटल बोलते हैं। यहां पर कंपनी ने क्या किया सर, यहां पर कंपनी ने शेयर बेचे और फिर जो पैसा आया उसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल, और जो पैसा शेयर बेचकर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो अब मैंने आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल का मतलब बता दिया कि शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है। जब कोई कंपनी शेयर इशू करके जो पैसा आता है उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो इस पूरे चैप्टर में आप सब जगह पे टर्म यूज करोगे शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको बता दिया कि शेयर क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होते हैं। शेयर बेचकर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। बेटा जी जिस तरीके से मैंने बैंक से पैसे उधार लिए और मुझे बदले में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ऐसे जिसने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, जिसने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, उसने कुछ सोच के ही पैसा लगाया होगा। ऐसे तो कोई भी कहीं भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। तो बेटा जी जिन लोगों ने मेरी कंपनी में शेयर्स के तौर पे पैसा इन्वेस्ट किया है, जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया उससे मैं बिजनेस चलाऊंगा और उससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। अब जो प्रॉफिट मैंने कमाया, मान लो बेटा जी मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, उस 2 लाख में से मैंने क्या किया, 50,000 रुपए शेयर होल्डर में बांट दिए। तो प्रॉफिट में से जो पैसा मैंने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड अमंग शेयर होल्डर्स, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसको बोलते हैं बेटा जी डिविडेंड। डन। अब बेटा जी मैंने आपको क्या क्या चीजें समझा दी है कि शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है, शेयर अपने आप में एक यूनिट होता है जिसका फिक्स प्राइस होता है। शेयर्स 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड किसे कहते हैं बेटा जी, डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। शेयर कैपिटल क्या होता है, जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, इसी को बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब बेटा जी मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। जो 2 तरह के शेयर होते हैं बेटा जी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों में फर्क क्या होता है बेटा जी। यहां पर मैं आपको इन दोनों में फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा जी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, एक तरीके से ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा जी, ये कैरी करते हैं कुछ प्रेफरेंस, इन्हें कुछ प्रेफरेंसेस मिलती हैं। क्या मिलती हैं, प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का मतलब होता है बेटा जी प्रायोरिटीज। यहां पर हम इन्हें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो हम इक्विटी वालों को नहीं देते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रेफरेंसेस। इनको कुछ जगह पे प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसलिए बेटा जी हम इनको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। किस तरह के प्रेफरेंसेस मिलती हैं, आओ बेटा जी पढ़ाता हूं। यहां पर लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स, द शेयर विच गेट प्रेफरेंशियल, जिनको हर चीज पहले मिलती है। इनको बेटा जी जब कंपनी प्रॉफिट में से हिस्सा बांटेगी तो सबसे पहले किसको हिस्सा देगी, यानी कंपनी को अगर प्रॉफिट में से हिस्सा देना है शेयर होल्डर को तो पहले कौन से वाले शेयर होल्डर को हिस्सा देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दूसरे नंबर पे वो किसको हिस्सा देगी, इक्विटी वालों को। तो बेटा जी जब भी कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर में तो सबसे पहले किसको हिस्सा देती है, प्रेफरेंस वालों को। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से किसको हिस्सा देती है, इक्विटी वालों को। सर ऐसा कंपनी पार्शियलिटी क्यों कर रही है, जब कंपनी के दोनों ही शेयर कंपनी के हैं तो कंपनी ये जो डिफरेंशिएशन कर रही है वो क्यों कर रही है। तो बेटा जी समझिएगा, जो इक्विटी शेयर होते हैं वो नॉर्मली कम प्राइस के होते हैं, जैसे कि 10 रुपए ज्यादातर, और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं बेटा जी वो नॉर्मली महंगे होते हैं, 100 रुपए के होता है एक शेयर। जो मेरे महंगे शेयर खरीद रहा है बेटा जी मैं उसको कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा दूंगा, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। बेटा जी समझने की कोशिश करना, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। समझ लो बेटा जी मैं बिग बाजार का मैनेजर हूँ, मैं बिग बाजार का मैनेजर हूं, सारे एम्प्लॉयज की मैंने छुट्टी कर दी है, रात को स्टोर बंद करने का टाइम आ गया है, मैं गार्ड से स्टोर बंद करवा रहा हूं, सारे एम्प्लॉयज जा चुके हैं। इतने में 2 लेडीज भागती भागती मेरे पास आई कि भैया रुको 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 रुको, स्टोर मत बंद करो, हमें शॉपिंग करनी है। मैंने कहा बहन जी स्टोर बंद हो चुका है, अब आप जाइए, कल आइएगा, मेरे सारे एम्प्लॉयज भी जा चुके हैं और गार्ड के भी जाने का टाइम हो रहा है। डन। तो उसने कहा भैया जी स्टोर खोल दो वरना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपसे शांति से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं स्टोर बंद कर रहा हूं, टाइम हो चुका है, मेरे पास अब टाइम नहीं है। उसने कहा भाई साहब हमारा लड़ाई झगड़ा आपसे नहीं होगा, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा अगर आज हम बिना यहां से सामान लिए चले गए। मैंने कहा मैम दुनिया भर की दुकानें हैं, आप कहीं से भी ले लो। तो
तो उन्होंने कहा भैया लॉकडाउन लगा है, सब जगह दुकानें बंद हो चुकी हैं, हमें आप अपने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करने दो। पहले वाली ने बोला कि मेरा बेटा आज स्कूल में पिट के आया था, अगर वो कल भी गया तो वो कल भी पिट के आएगा। मैंने कहा मैम, आपके बेटे का पिटने ना पिटने का मेरे स्टोर के खुलने ना खुलने से क्या लेना देना है। तो ऐसे में मैम ने कहा आज मेरा बेटा स्कूल में बिना पेंसिल बॉक्स के गया था और आज मैं दिन में पेंसिल बॉक्स खरीदना भूल गई। अब रात का टाइम हो गया, आसपास कोई शॉप नहीं खुल रही है, आपके यहाँ से मैं पेंसिल बॉक्स खरीदना चाहती हूँ सो दैट कि मेरा बेटा कल पेंसिल बॉक्स लेके स्कूल में जाए, उसका टीचर उसे पीटे नहीं। मुझे कुछ खास मजा नहीं आया उसकी बात सुन के। मैंने कहा एक पेंसिल बॉक्स के लिए कौन खोलेगा स्टोर। तो मैंने कहा बहन जी कल आना। इतने में दूसरे वाली बोली कि भैया जी ऐसा है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और मेरे हस्बैंड को मूवीज देखने का बहुत शौक है और मैं आज उनको सोनी का एलईडी टीवी गिफ्ट करना चाहती हूँ, ब्राविया। जैसे उसने कहा वो सोनी का एलईडी टीवी खरीदना चाहती है, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार अगर ये सोनी का ब्राविया खरीद लेगी तो 40,000 रुपए, 40,000 रुपए की कम से कम सेल बढ़ जाएगी आज की। तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने क्या किया, स्टोर खुलवाया। जिसको पेंसिल बॉक्स खरीदना था, जिस लेडी को, मैंने कहा बहन जी वहां लग रहे हैं, जाके खुद ले लो। और जिसको सोनी का एलईडी टीवी लेना था, मैंने उसको कहा आओ बहन जी मैं आपको दिखवाता हूँ। तो आप खुद सोचो मैं किसको ज्यादा एंटरटेन करूंगा। मैं उसी कस्टमर को ज्यादा एंटरटेन करूंगा जो मेरे दुकान से ज्यादा का वैल्यू का सामान खरीदने आया। उसी तरीके से जो कंपनी का महंगा शेयर खरीदता है, कंपनी उन्हें कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा देती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसलिए ही हम उनको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में लार्ज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हर बंदे ने बड़ी अमाउंट का शेयर खरीदा है, इसलिए हम उन्हें कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर, इसलिए हम उनको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। इनको क्या फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है, डिविडेंड, यानी प्रॉफिट में सबसे पहले किसको हिस्सा देंगे बेटा जी, इक्विटी को। उसके बाद जो प्रॉफिट में हिस्सा बचेगा किसको देंगे सर, प्रेफरेंस वालों को। ऐसे ही कल को कंपनी अगर वाइंड अप होगी, कल को कंपनी अगर बंद होगी, तो कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस वालों के पैसे लौटाएगी और लास्ट में कुछ बचेगा तो इक्विटी वालों को लौटाएगी। इक्विटी वालों को हमेशा बचा कुचा मिलता है, प्रॉफिट में से भी बचा कुचा मिलेगा। और इसके बाद बेटा जी कंपनी जब लास्ट में बंद होगी, तब जब पैसा लौटाने की बात आएगी, तब भी उन्हें लास्ट में बचा कुचा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी वालों की कोई वैल्यू नहीं है बेटा जी, इक्विटी वालों की वैल्यू है। इक्विटी वाले ही कंपनी के रियल ऑनर माने जाते हैं। जो कंपनी का रियल ऑनर है वो हम इक्विटी शेयर होल्डर को मानते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम सेकेंडरी ऑनर मानते हैं। तो फर्स्ट ऑनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी वालों को कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, नहीं बेटा, इक्विटी वालों के पास वोटिंग पावर्स होते हैं। क्या होते हैं, इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट्स होंगे, यानी वोट करने का राइट होगा। जो भी कंपनी के मेजर डिसीजन होंगे उसमें इक्विटी वालों को वोट करने का राइट होता है, उनके पास वोटिंग पावर्स होती है, जो प्रेफरेंस वालों को नहीं होती है। सर क्यों नहीं होती है बेटा जी, अल्टीमेटली सारा रिस्क कौन उठाता है, प्रेफरेंस वाले तो एक फिक्स अमाउंट का हिस्सा लेके चले जाते हैं, कैपिटल में भी पहले पैसा ले लिया, प्रॉफिट में भी पहले पैसा ले लिया, तो अल्टीमेटली रिस्क उठा कौन रहा है बेटा जी, सर रिस्क उठा रहे इक्विटी वाले। इसलिए वोटिंग राइट्स जो हैं वो इक्विटी वालों को दिए गए। समझ में आए बात। तो बेटा जी अब मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंस वालों को क्या चीज मिलती है, डिविडेंड में पहले हिस्सा मिलता है, इसके अलावा कैपिटल में भी उन्हें पहले हिस्सा मिलता है अगर कंपनी कल को बंद होने वाली है। इसके अलावा इक्विटी शेयर वो होते हैं जिन्हें प्रेफरेंस की तरह किसी भी तरह चीजों में पहले प्रेफरेंस यानी राइट्स नहीं मिलते हैं, फैसिलिटी नहीं मिलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा जी, वो बता दिया मैंने, यहाँ पे बता दिया। वाइंडिंग अप, जब कंपनी के बंद होने का टाइम आएगा तो सबसे पहले हम किसके पैसे लौटाएंगे, बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी प्रेफरेंस वालों का पैसा बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, यानी प्रेफरेंस वालों का पैसा पहले लौटाया जाएगा, इक्विटी वालों का पैसा बाद में लौटाया जाएगा। यही लिखा है पहले पॉइंट में, रिफंड ऑफ कैपिटल में। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, राइट ऑफ डिविडेंड। बेटा जी इक्विटी वालों और प्रेफरेंस वालों में क्या अंतर होता है बेटा जी, प्रेफरेंस वालों को पहले डिविडेंड पाने का राइट होता है, इक्विटी वालों को डिविडेंड हमेशा प्रेफरेंस के बाद मिलेगा। इसके अलावा राइट ऑफ डिविडेंड में एक और पॉइंट आता है बेटा जी, वो होता है रेट ऑफ डिविडेंड। क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड। अगर मैं रेट ऑफ डिविडेंड की बात करूं तो बेटा जी प्रेफरेंस वालों को एक फिक्स रेट से हम हर साल डिविडेंड देते ही देते हैं, जबकि इक्विटी वालों का कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी नहीं होता है। इसके अलावा वोट की बात करूं तो बेटा प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग पावर नहीं होती है, लेकिन इक्विटी वालों के पास वोटिंग पावर होती है।
रिडम्पशन बेटा जी, रिडम्पशन का मतलब होता है कंपनी प्रेफरेंस वालों का पैसा एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद वापस कर देती है, जबकि इक्विटी वालों का पैसा कंपनी केवल वाइंड अप होने पर ही वापस करेगी। हाँ, इतना हो सकता है कि कंपनी के पास अगर बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा आ गया है तो कंपनी अपने बाजार से इक्विटी शेयर को बाय बैक कर सकती है, लेकिन इक्विटी शेयर का रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस नहीं लौटा सकती है। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बताए। अब बात करते हैं बेटा जी प्रेफरेंस शेयर्स कितनी तरह के होते हैं। बेटा जी पहली बात तो आती है कि डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनियां जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्या फर्क होता है बेटा जी, मैं फर्क बता देता हूं। मान लीजिए बेटा जी किसी साल कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है, किसी साल कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है, किसी साल कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है और उस साल वो कंपनी वो डिविडेंड नहीं दे पाई, तो उस कंडीशन में बेटा जी अगले साल क्या होगा, जब अगले साल कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा तो कंपनी पिछले साल का और इस साल का दोनों साल का डिविडेंड मिलाकर एक साथ दे देगी। तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी किसी वजह से लेस प्रॉफिट की वजह से अगर हम डिविडेंड नहीं दे पाए तो वो जो डिविडेंड का राइट है वो अगले साल कैरी हो जाएगा और अगले साल दोनों साल का डिविडेंड मिलाकर देंगे। इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं बेटा जी? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि अगर किसी साल लेस प्रॉफिट हुआ और मैं डिविडेंड नहीं दे पाया, तो इसका मतलब है अगर लेस प्रॉफिट की वजह से मैं डिविडेंड नहीं दे पाया और अगले साल मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो यानी जो पिछले साल मैं डिविडेंड नहीं दे पाया था वो राइट कैरी ऑन नहीं होगा। यानी अगर किसी साल मैं डिविडेंड नहीं दे पाया तो वो डिविडेंड उस साल का वहीं खत्म हो जाएगा। अगले साल यानी करंट ईयर में मैं सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड दूंगा, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कैरी ऑन नहीं होगा। ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात करते हैं बेटा जी पार्टिसिपेटिंग। मान लीजिए किसी कंपनी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया उसने पहले उसमें से प्रेफरेंस वालों को दिया, फिर इक्विटी वालों को दिया, फिर भी बहुत सारा बच गया। इतना सारा बच गया उन दोनों को देने के बाद, प्रेफरेंस को देने के बाद भी इक्विटी को देने के बाद भी बहुत सारा प्रॉफिट बच गया। तो बेटा जी जो भी प्रॉफिट बच गया है उस प्रॉफिट में हम प्रेफरेंस वालों को दोबारा हिस्सा देते हैं। अगर ऐसा हमने उन्हें ऑप्शन दिया है कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में प्रेफरेंस वालों को दोबारा हिस्सा पाने का राइट है, उन्हें बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और बेटा जी अगर सरप्लस प्रॉफिट में प्रेफरेंस वालों को हिस्सा पाने का राइट नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। डन। अब बात आते हैं बेटा जी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। बेटा जी अगर मेरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं और फ्यूचर में मैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी पब्लिक से प्रेफरेंस शेयर वापस लेकर उन्हें बदले में नए इक्विटी शेयर ऑफर कर दूं, नए डिबेंचर्स ऑफर कर दूं, तो जब हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफर में तो उसे बोलते हैं बेटा जी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर हम उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते यानी उनका पैसा हमें कैश में ही लौटाना पड़ेगा तो इसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात आती है बेटा जी रिडम्पशन के बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। जब कंपनी कोई, अगर आप मान लो बैंक से लोन लेते हो बेटा, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको बैंक को बताना होता है कि आप पैसा कितने साल में वापस करेंगे। मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, तो बैंक पूछेगा कब वापस करोगे, तो मुझे बताना पड़ेगा 5 साल में वापस करूंगा या 10 साल में, उसी के हिसाब से मेरी ईएमआई बनेगी। ऐसे ही जब कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो वो शेयर होल्डर को बताती है कि वो पैसा 5 साल या 10 साल या 15 साल में कितने साल में वापस करेगी। अगर क्वेश्चन में टाइम मेंशन कर रखा है कि कंपनी इतने साल में पैसा प्रेफरेंस शेयर का वापस करेगी तो उसे बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाने के लिए कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो उसे बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यानी टाइम पीरियड गिवन है तो रिडीमेबल और टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। लेकिन कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, ये लॉ है। तो सर फिर दे ही क्यों रखा है? बेटा जी अगर टाइम गिवन है तो हम बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, अगर टाइम गिवन नहीं है तो हम बोलेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में अगर टाइम गिवन नहीं है तो हम मानेंगे कि कंपनी मैक्सिमम 20 साल के अंदर अंदर पैसा लौटा देगी। तो अगर टाइम गिवन नहीं है तो हम अपनी साइड से मैक्सिमम 20 ईयर मान सकते हैं। डन। अब बेटा जी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और समझा देता हूं आपको कैपिटल से रिलेटेड, कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है। मैंने आपको बता दिया शेयर कैपिटल क्या होता है। जो पैसा बेटा जी हमने शेयर बेचकर बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। बिजनेस में इन्वेस्ट करने को कैपिटल और शेयर बेचकर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल।
ये तो मैंने आपको बता दिया बेटा शेयर कैपिटल कैसी होती है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को नॉमिनल शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या मैक्सिमम शेयर कैपिटल भी कहते हैं। जब मैं कंपनी को रजिस्टर्ड कराने जाऊंगा तो मैं एमओए साइन करता हूं। तो जब कंपनी एमओए साइन करती है तो उसमें मेंशन करती है कि कंपनी के पास मैक्सिमम कितने शेयर है। जितने शेयर वो उस फॉर्म में मेंशन करती है उसी को बोलते हैं मैक्सिमम शेयर कैपिटल। मान लो बेटा जी मेरे पास 1 लाख शेयर, मैंने उस फॉर्म में लिख दिया कि मेरे पास 1 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करते समय मैंने लिख दिया कि मेरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं 10 वाले। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं कंपनी के लाइफ टाइम में 1 लाख से ज्यादा शेयर पब्लिक को नहीं बेच सकता। तो जितने शेयर मैक्सिमम हम पब्लिक को इश्यू कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है बेटा जी, मैंने 1 लाख में से 60,000 शेयर पब्लिक को इश्यू कर दिए। क्या कर दिए? इश्यू कर दिए, यानी न्यूज़पेपर में एड निकाला। तो जो शेयर मैंने पब्लिक को ऑफर कर दिए बेटा जी उसको बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। 1 लाख में से मैंने 60,000 शेयर पब्लिक को न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि मेरी कंपनी 60,000 शेयर बेचना चाहती है। तो जितने शेयर मैं पब्लिक को ऑफर कर देता हूं बेटा उसको बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। डन। 1 लाख में से मैंने 60,000 शेयर इश्यूड कर दिए, इसे बोलेंगे इश्यूड शेयर कैपिटल। और जो 40,000 शेयर मैंने इश्यू नहीं किए उसे बोलेंगे अनइश्यूड शेयर कैपिटल। अब बेटा जी मैंने 60,000 शेयर इश्यू किए, मान लो इसमें से पब्लिक ने मेरे 55,000 शेयर्स खरीदे, यानी मेरे सारे शेयर नहीं बिके हैं। तो जितने शेयर पब्लिक मेरे खरीद लेती है, यानी जितने मैंने शेयर इश्यू किए उसमें से जितने शेयर पब्लिक ने खरीद लिए उसको बोलते हैं बेटा जी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो 60,000 में से 55,000 55,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, ये हो गई मेरी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और जो 5,000 शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदे उसे बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब बेटा जी 55,000 शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। अब 55,000 शेयर है, मैंने हर शेयर पे बेटा जी मैंने पैसा जो है टोटल 8 रुपए मांगे। एक शेयर 10 का है लेकिन मैंने एक शेयर पे पब्लिक से कितने रुपए मांगे? 8 रुपए मांगे। तो इस हिसाब से मुझे टोटल कितना पैसा मिलना चाहिए? पब्लिक से 4,40,000 रुपए मुझे मिल जाने चाहिए। एक शेयर 10 का है लेकिन मैंने पब्लिक से अभी 8 रुपए मांगे, 2 रुपए मैंने छोड़ दिया कि मेरा ही पैसा है, मैं जब चाहे फ्यूचर में आपसे मांग लूंगा। तो मैंने शेयर पे जितना पैसा पब्लिक से मांग लिया बेटा जी उसे बोलते हैं कॉल्ड अप। का मतलब होता है मांगना। जितने पैसे मैंने पब्लिक से मांग लिए बेटा जी उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने 55,000 शेयर्स पे 2 रुपए बेटा जी मांग लिए तो उसे बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और जो पैसा बेटा जी पब्लिक से नहीं मांगा है, मैंने पर शेयर 2 रुपए नहीं मांगे, और जो पैसा बेटा जी मैंने नहीं मांगा है उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और जो पैसा हमने नहीं मांगा है हम ये मानकर चलते हैं कि वो पैसा कंपनी अपने वाइंड अप यानी जब कंपनी बंद होगी तब जरूर मांगेगी वो। इसलिए बेटा जी जो पैसा मांग लेते हैं उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और जो पैसा अभी मैंने नहीं मांगा है फ्यूचर में मैं मांगूंगा और माना जाता है कि वो पैसा कंपनी अपने बंद होने पर मांगेगी, तो ऐसे में उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। डन। अब पेड अप कैपिटल क्या होती है बेटा जी वो भी समझ लीजिए कि पेड अप कैपिटल क्या होती है। जो पैसा बेटा जी मैंने पब्लिक से मांगा, 4,40,000 मैंने पब्लिक से मांगे, मान लो उसमें से एक इंसान ने मुझे 5,000 रुपए नहीं दिए। तो जो पैसे बेटा जी मुझे नहीं मिले हैं, जो पैसे मुझे नहीं मिले हैं उसे बोलेंगे कॉल्स इन अरियर। और जो पैसे बेटा जी मुझे मिल गए हैं उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। समझ गए? जो पैसे मुझे मिल गए हैं उसे बोलेंगे पेड अप कैपिटल, और जो पैसा नहीं मिला उसे बोलेंगे बेटा जी कॉल्स इन अरियर। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में बहुत बार डिफरेंस पूछा होता है, ये भी समझ लीजिए बेटा जी कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर होता है बेटा जी। तो बेटा जी अगर मान लीजिए मेरे को कोई एसेट्स बेचने से या किसी लाइबिलिटी का रिडम्पशन करने से, किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने से कोई फायदा हुआ है, तो बेटा जी अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड लाइबिलिटी से कोई फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को आप फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लेते हो, तो ऐसे रिजर्व को कैपिटल रिजर्व कहते हैं। इसको कैपिटल प्रॉफिट भी कहते हैं बेटा जी। यानी कैपिटल प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लिया है उसी को कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सारी शेयर कैपिटल पढ़ाया, इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ाया, इसके अलावा बेटा जी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो सब पढ़ाए, और इसके अलावा शेयर्स की जो बेसिक बातें होती है बेटा जी वो सब मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाई। डन बेटा जी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।